तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भारत में विदेशी आक्रमण का क्रम कैसा रहा है, ठीक है, और खासकर प्राचीन भारत में कैसा रहा है, ठीक है। तो खासकर आपको याद रखना है कि जो भारत में प्राचीन समय में जो आक्रमण हुआ, दो मुख्य विदेशी आक्रमण हुए, ठीक है। एक पहला ईरानी और दूसरा हुआ है आपका यूनानी, ठीक है। आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए हमेशा कि विदेशी आक्रमण होता क्यों है, मतलब क्या कारण होता है कि विदेशी आक्रमण का कारण, ठीक है। मतलब पहला तो आप एक बात देखिए, जो भी आप पढ़ेंगे आपके थ्योरी लिखने का तरीका अगर आपने डेवलप कर लिया है किसी भी कारण को, देखिए क्या होता है, आप फैक्ट तो फैक्ट याद रखेंगे कि ईरानी जो थे हक्कामनी वंश के थे और इस तरीके से उन्होंने आक्रमण किया और शुरुआती समय में ही गंधार जैसे क्षेत्र को जीत लिया, तक्षशिला जैसे क्षेत्र को जीत लिया था उन्होंने, ठीक है। लेकिन इसको अगर आप जानेंगे तो आपके दो चीज़ें को आपको याद रखना पड़ेगा। पहला जो विदेशी आक्रमण था वो कहाँ से था, ईरानी था, यानी ईरान क्षेत्र से था, ठीक है। तो ईरान क्षेत्र में समझिएगा कि अगर हम लोग सबसे पहले अगर ईरान क्षेत्र को देखते हैं, ठीक है, तो ईरान क्षेत्र में जो आपको जितनी जानकारियां मिलती है, यानी ईरान क्षेत्र से संबंधित जानकारियां मिलती है पहली बार जो है, उसमें आपको हमेशा याद रखना है इस बात को कि जो ईरान क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट वंश रहा है या राज्य रहा है, ठीक है। यानी अगर आप देखेंगे तो इस बात को समझते जाइए कि भारत के संदर्भ पर जितने भी वंश को हम पढ़ते हैं, खासकर बाहरी वंशों को, तो उस समय जो है बाहर में जिसका अस्तित्व रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईरान है, ठीक है, वंश क्या था, हक्कामनी वंश था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हक्कामनी वंश को स्थापित करना या यहाँ पर शासन के तौर पर स्थापित करना किसका श्रेय जाता है, इसको साइरस द्वितीय को, ठीक है। साइरस द्वितीय के बारे में पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो साइरस द्वितीय ने हक्कामनी वंश स्थापित किया और यहाँ पर इस तरीके से ईरान जो राज्य है वो डेवलप हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ईरान के डेवलप होने के कारण, ठीक है, जैसे ईरान डेवलप होता है, इस जगह से डेवलप होता है, इसने एक बात देखी, ठीक है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, हर राजा के मन में अपने राज्य का विस्तार, देखिए पहले क्या होता था, पहले अगर वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में आप पढ़ते हैं तो आपको लड़ाइयाँ किसके लिए लड़ी जाती थी, गायों के लिए, ठीक है। यानी संपदा क्या थी, गाय थी उस समय। लेकिन ये भी सिर्फ भारत के अंदर की बात है, बाहर से जानकारियाँ नहीं मिलती इस समय, ठीक है। तो यदि आप समझेंगे कि जब भारत डेवलप हुआ, यानी कि ये जो भारत दिख रहा है आपको, भारत का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, तो भारत के इस क्षेत्र में याद रखिएगा कि ये जो जगह है, खासकर ये वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान, ठीक है, सिंधु नदी क्षेत्र वाला, ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये क्षेत्र जो है ये सबसे ज़्यादा छोटा राजकीय या क्षेत्रीय क्षेत्रों में लड़ने वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर भारत के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राजतंत्र गणतंत्र व्यवस्था डेवलप हो गया है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर आपस में लोग लड़ते रहते थे, मतलब गंधार कंबोज से लड़ रहा है, कंबोज पंजाब से लड़ रहा है, इस तरीके से कहीं ना कहीं लड़ाई चलती रहती थी। छोटी छोटी जो राजकीय क्षेत्र हैं, इनके क्षेत्रीय क्षेत्र हैं, वो आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा कि ईरान में साइरस द्वितीय जो है, सबसे पहले शुरुआत जो होता है साइरस द्वितीय के समय का शुरुआत होता है। तो इस समय जो है साइरस द्वितीय जो है, अब जैसे ही संस्थापक के तौर पर हक्कामनी वंश का स्थापना होता है यहाँ पर, उसके बाद इसके ही वंश में काफ़ी लोग आते हैं। कहने का मतलब है कि काफ़ी लोग जो हैं जो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से अपने क्षेत्र का विस्तार कर ले, ठीक है। तो क्षेत्र के विस्तार का ही ये क्रम है। यानी कि अगर आप पूछेंगे कि सबसे पहला विदेशी आक्रमण क्यों हुआ, तो इसके तीन मूल कारण दिखते हैं आपको। पहला कारण ये है कि वहाँ का जो राजा था, ठीक है, संस्थापक जो था, ये चाहता था कि यहाँ का क्षेत्र का विस्तार हो, ठीक है, यानी अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार होना। तो ये सबसे बड़ा बात होता है किसी भी राजा के या किसी भी क्षेत्र में आक्रमण होने का, क्षेत्र का विस्तार होना, ठीक है, पहला दिमाग में रखिएगा। दूसरा है यहाँ की बातें सुनकर यहाँ तक पहुँचना। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो गोल्ड है, सोना है, ठीक है, धन संपदा है, ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है दूसरे राज्य संप्रदायों को, ठीक है। तो दूसरे राज्य को ज़्यादा आकर्षित करने का कारण क्या है, यहाँ पर अधिक से अधिक धन का होना, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत जो है शुरुआती समय से ही, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पहले से ही रहे हैं। जब लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज के साथ ही बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ देखेंगे आप, तो चांदी से लेकर सभी प्रकार के जो धातु है उनके सिक्के यहाँ पर प्राप्त होने चालू हुए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है यहाँ पर पहला कारण है राज्य का विस्तार, दूसरा है धन की प्राप्ति, ठीक है, उत्सुकता, धन की अधिक से अधिक प्राप्ति, और तीसरा याद रखिएगा कि जब हम लोग इस तरीके से बात करते हैं किसी राज्य का जो स्थापना है, वो है महत्वाकांक्षी राजाओं का अपना विस्तार होना, ठीक है। यानी महत्वाकांक्षी राजा जो होते थे वो हमेशा इस बात को देखते थे कि क्या मेरा सेना सामने वाले की सेना से अधिक इंपॉर्टेंट है या नहीं। क्योंकि समझिएगा जब आप यहाँ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर हाथियों वाली सेना बहुत सारी थी, बाकी जगह पर घोड़े वाली सेना थी, ठीक है। तो यहाँ पर हाथियों की सेना पर कंट्रोल पाने वाले लोग जो है ये जबरदस्ती भीड़ में लड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब ये सोचते हैं कि शेर का शिकार करने निकलते हैं, ठीक है, और भले ही शेर उनको मार दे लेकिन फिर भी
ऐसी मनोकांक्षा बना के रखते हैं कि इससे क्या होगा, हमारे क्षेत्र का विस्तार और साथ ही साथ इतिहास में नाम हो जाएगा। तो इतिहास में नाम होने के लिए इसलिए आप बहुत सारे युद्धों को पढ़ते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कहाँ पर इनका हार होगा और कहाँ पर इनका जीत होगा, लेकिन उसके बावजूद युद्ध को लड़ते हैं ये, ठीक है। तो ये मुख्य कारण है, समझिएगा कि सबसे पहला जो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण हुआ है वो है आपका ईरानी, ठीक है, हखामनी वंश के थे। चलिए, कल हमने इसको पढ़ा था, फिर एक बार फास्ट हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। ये मैप थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा यहां पर जो जगह है, ये आपको ये जो लाइन दिख रहा है, ये पूरा जो रेड एरिया दिख रहा है, हालांकि ये जो है पहले तो यहां तक ये याद रखिए कि ये जो क्षेत्र है आपका, ये है आपका साइरस का क्षेत्र, यानी कि साइरस नहीं कह सकते अभी हम कहेंगे ईरानी क्षेत्र है ये, ठीक है। ईरानी क्षेत्रों ने क्या किया था, पाकिस्तान का गंधार जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां तक आक्रमण करके सो जीत लिया था। और समझिएगा कि यदि कोई राजा यहां तक अगर पहुंचता है तो इसका मतलब है कि एक क्षेत्र में उसकी का वर्चस्व है। भारत में केवल हमारे राजा हुआ करते थे, क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे, लेकिन बाहर की ओर क्या है, आपको हक्कामनी वंश मिलेगा पूरी तरीके से ईरान के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा यहां पर कि हक्कामनी वंश जो है ये स्थापित होता है ईरानी तौर पर, और भारत के संदर्भ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहला आक्रमण किस वंश ने किया था, हक्कामनी वंश ने किया था, ठीक है। कहाँ से हुआ था ये, ईरानियों के द्वारा हुआ था, ईरान से हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब देखिएगा हमने इसे पढ़ा कि मौर्य काल से पूर्व विदेशी आक्रमण के तौर पर पढ़ा, ठीक है। मैंने बताया था कि टाइमलाइन में दो चीज़ें को पढ़ना होता है, एक भारत के अंदर और एक भारत के बाहर, ठीक है। तो भारत के अंदर क्या चल रहा है, नंद वंश चल रहा है, याद रखिएगा, नंद वंश चल रहा है, ठीक है। भारत के अंदर नंद वंश चल रहा है, मौर्य वंश नहीं है अभी, ठीक है। मौर्य वंश तो नंद वंश को समाप्त करने के बाद आएगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा। और दूसरा याद रखिएगा कि बाहर की तरफ क्या चल रहा है, तो बाहर है ईरानी आक्रमण, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था, ठीक है, जो कि हक्कामनी वंश के थे, और इस वंश के संस्थापक है साइरस द्वितीय, या कुरुप भी कहा जाता है इसको, ठीक है। हाँ, इसका मतलब कुरुप मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं दिखता था, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, इसका नाम ही है, ठीक है। अब देखिएगा प्रथम विदेशी आक्रमण के तौर पर देखिएगा कि प्रथम विदेशी आक्रमण जो है साइरस द्वितीय के द्वारा किया गया था, ठीक है, लेकिन जिसने आक्रमण किया और सीमा से ही वापस लौट गया, ठीक है, ये भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था। यानी कि भारत के अंदर कहने का मतलब यह है कि इसने गंधार और कंबोज को नहीं जीता था, याद रखिएगा, ठीक है। शुरुआती समय में गंधार और कंबोज को नहीं जीता था, यानी हमारा भारत जो है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र भी कवर कर रहा था, ठीक है। चलिए देखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त किया वो है डेरियस प्रथम, याद रखिएगा। ये लगभग 516 ईस्वी की बीसी की बात है, ठीक है, 516 बीसी के आसपास का समय है, ठीक है। दारा प्रथम के नाम से कहीं पर सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वंश जो है काफी लंबा चलता रहा है, और इस समय इसको हराने के लिए जो आएगा वो यूनानी आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले यहां पर समझिएगा कि साइरस द्वितीय जो है इसी के वंश में आगे चलकर जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है डेरियस प्रथम, बहुत बार नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा, डेरियस नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो डेरियस प्रथम जो है ये जो है भारत पर अब आक्रमण करके इस क्षेत्र को जीत लेता है और गंधार या तक्षशिला को अपना प्रांत बना लेता है, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल ये भी अंदर प्रवेश नहीं किया है, ये सिर्फ बाहर के राज्यों में से एक राज्य को जीत चुका है, वह है गंधार, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको जो है अपना 20वां प्रांत बना लेता है, कहने का मतलब है इसके पास जो है 23 प्रांत थे कुल, ठीक है। हाँ, कभी कभी प्रांत शब्द नहीं मिलेगा आपको, क्षत्रप सुनेंगे आप, ठीक है, हाँ, क्षत्रप, याद रखिएगा, आपको प्रांत नहीं मिलेगा। कभी कभी आप बोलेंगे, पूछा जाएगा कि डेरियस प्रथम के समय कितने क्षत्रप थे उसके, ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे में क्षत्रप की संख्या जो हो जाती है वो है 29, ठीक है, क्षत्रप की संख्या 29 है। लेकिन अगर प्रांत पूछा जाता है तो प्रांत की संख्या है 23, ठीक है, जिसमें से गंधार जो है वो 20वां प्रांत बनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, यानी तक्षशिला को 20वां प्रांत बना दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिएगा डेरियस प्रथम जो है, ठीक है, डेरियस प्रथम जो है इसके समय जो रहा है 516 ईसा पूर्व रहा है, यानी बीसी रहा है, ठीक है। तो डेरियस प्रथम का समय याद रखिएगा, आपके दिमाग में जो भी आपकी कहानी चलती जा रही है उसमें सबसे पहला नाम आपको याद रखना है डेरियस प्रथम, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखना है, कभी कभी पूछा भी जाता है कि हक्कामनी वंश के संस्थापक कौन है, तो साइरस द्वितीय, ठीक है। ये नाम जो है आगे जाकर कुछ भी बदल सकता है, हो सकता है आपके दिमाग में ये साइरस से सरस हो जाए, ठीक है, या कुछ और नाम बदल जाए, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस में याद रखिएगा, जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ये नाम परमानेंट रहेगा आपके दिमाग पे, एक साइरस द्वितीय और दूसरा डेरियस प्रथम, ठीक है, या कहीं कहीं पर दारा प्रथम के नाम से भी आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। तो ईरान के पास 23 प्रांत थे और साथ ही साथ याद रखिएगा यहां से काफी मात्रा में धन प्राप्त हुआ था,
ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई आक्रमण करता है इस क्षेत्र में तो काफी मात्रा में इसको धन प्राप्त होता है, खासकर भारत क्षेत्र में तो काफी ज्यादा। ठीक है, यही कारण है आज के समय में युद्ध का सबसे बड़ा कारण है धन की लूट। याद रखिएगा, राज्य का विस्तार होना अलग बात होता है, क्योंकि राज्य का जब विस्तार किया जाता है तो राज्य के विस्तार के तौर पर हम जीतने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वहां पर शासन करते हैं। लेकिन जब आप शासन ठीक ठाक तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आप कोशिश करते हैं वहां का धन लूट कर चले जाएं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है, 17 बार आक्रमण करने का कारण क्या था और लगातार धन लूट के ले जाने का कारण क्या था? तो ये कारण है कि लगातार धन की प्राप्ति बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, ऐसे बहुत सारा चीज़ दिखेगा आपको कि भारत से धन काफ़ी मात्रा में बाहर गया हुआ है। ठीक है, काफ़ी बड़े मात्रा में। वरना अगर आज के समय आप पढ़ पाते हैं कि भारत और अमेरिका में क्या अंतर है, मतलब दोनों में अंतर क्या है। हम क्या करते हैं, अपना फॉरेन रिजर्व रखते हैं। जैसे हमको पता रहता है कि हमारा फॉरेन रिजर्व जो है, आपको पता होगा इस साल हमारा फॉरेन रिजर्व थोड़ा सा उछाल लिया है। उछाल का मतलब हमने अच्छे मात्रा में फॉरेन रिजर्व डॉलर इकट्ठा कर लिया है, या फिर बाकी देशों के करेंसी जो है इकट्ठे हुए हमारे पास। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वैल्यू बढ़ता है। मतलब अगर आप करेंसी को इकट्ठा करते हैं दूसरे देशों के तो वैल्यू बढ़ता है। लेकिन अमेरिका किसी करेंसी इकट्ठा नहीं करता, वो गोल्ड इकट्ठा करता है। तो हम क्या करते थे, पहले गोल्ड इकट्ठा करते थे, यानी हमारे पास गोल्ड था पहले। लेकिन बाकी देश जो है अब उनके द्वारा गोल्ड इकट्ठा किया जा रहा है, मतलब वो हमसे आगे निकल चुके हैं। तो याद रखिएगा, पहले हमारे पास गोल्ड या स्वर्ण क्षेत्र, स्वर्ण मुद्राएं आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, पहले इतिहास में। लेकिन आज के समय में जो हमारी कमियां हैं, हालांकि गोल्ड हमारे पास आज भी है लेकिन वो घर के अंदर है। ठीक है, वो महिलाओं के पास है केवल। तो ये कंपेयर अलग चीज़ होता है। ठीक है, हमारा गोल्ड कहाँ होना चाहिए, रिजर्व बैंक के पास होना चाहिए, तब जाकर हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉरेन रिजर्व रखना या फॉरेन करेंसी को रिजर्व रखना, ठीक है, ये अपने आप में अपनी वैल्यू को बढ़ाता है। यानी कि आपके देश में वैल्यू उतनी होती है क्योंकि आपके पास पावर ऑफ परचेज ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जितना करेंसी आपके पास होगा उतना देश आपसे निगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास डॉलर बहुत है, तो डॉलर चूंकि पूरे देश में चलता है, पूरे विश्व में चलता है, तो कहीं से कुछ भी खरीद सकते हैं आप। ठीक है, और सस्ते दामों में खरीद सकते हैं, बिकॉज आप डॉलर उसको डायरेक्ट दे रहे हैं। और यदि वही बोलेंगे आप रुपए देना है, तो यकीन मानिए रुपए से कोई खरीदने के लिए आपका सामान नहीं देगा। मतलब बजाय कुछ देशों के जिन्होंने रुपए को एक्सेप्ट करना सीख लिया अभी, या रुपए को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, वरना फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। रुपए को डॉलर में एक्सचेंज कीजिए, या फिर युआन में, या फिर किसी और करेंसी में, और देन उसको पे कीजिए। ठीक है, और ऐसी स्थिति में आपके पैसे की वैल्यू गिर जाती है, बिकॉज आपका पैसा कहीं और रिजर्व हो जाता है, कहीं और इकट्ठा हो जाता है। तो जहां पर हमारा पैसा रिजर्व हो जाएगा, हम उसके लिए थोड़े से कर्जदार बन जाएंगे। ठीक है, यानी वो जब हमसे पैसा या लेन देन करेगा तो हमको उसी चीज को सस्ते दामों में देना पड़ेगा। यही कारण है कि किसी करेंसी को रखना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी देश ऐसा नहीं करते। बाकी देश क्या करते हैं, गोल्ड रिजर्व कर लेते हैं, और गोल्ड की वैल्यू को बनाकर वो किसी भी देश को कोई भी चीज खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, अमेरिका इसमें सबसे बड़ा इंपोर्टर है, याद रखिएगा, इंपोर्टर। ठीक है, यानी इंपोर्ट करता है, वो सामान अधिक से हमसे खरीदता है। ठीक है, लेकिन हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर नहीं हैं, ये भी बात है। ठीक है, चलिए आते हैं वापस। तो देखिएगा, यहां से उसे 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुआ था, और ये जानकारी किससे मिलती है, बहिस्तान अभिलेख से मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहिस्तान अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि इसको 360 टैलेंट, ये जो है ईरानियन, ठीक है, पर्सियन कहा जा सकता है उस क्षेत्र में। ठीक है, उस क्षेत्र का स्वर्ण मुद्रा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं। अब ये कितना होता था तो समझिएगा, उसके पास प्रांतों की संख्या कितनी थी, 23, और 23 प्रांत का 3, अगर आप उसको 3 गुना के तौर पर बांटेंगे तो केवल 1/3 आपको इस क्षेत्र से मिलता था। ठीक है, 1/3, यानी कि अगर पूरे प्रांत को एक तरफ और ये अकेला गंधार और कंबोज का एरिया एक तरफ रख दें तो ये जो है तकसीला वाला जो क्षेत्र है वो अकेला 1/3 स्वर्ण मुद्राएं इसको देता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इतना मात्रा जो है यहाँ पर स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी उसको। ठीक है, अब देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ, ईरानियन या फिर ईरानी के क्षेत्र से यहाँ पर आक्रमण से क्या प्रभाव होता है, इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें आपको एक जो चीज़ें समझ में आती हैं वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा कि इसमें जो मौर्य काल के पूर्व विदेशी आक्रमण हुआ उससे प्रभाव क्या पड़ता है, यानी ईरानियों के आने से हमारे भारत में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला है कि कला एवं संस्कृति का विकास होना। ठीक है, इससे पहले तक आपने कलाओं के नाम पर कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा है, बौद्ध धर्म की पढ़ा है और जैन धर्म की कला संस्कृति पढ़ी है। ठीक है, लेकिन ईरानियों के आक्रमण के प्रभाव के कारण अब समझिए क्या हुआ कि भारत का ये जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र समझ पा रहे हैं, ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहां से अब जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, यानी कि व्यापार चालू हो गया है। ठीक है, ये व्यापार चालू हुआ तो ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र है आपका,
पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हो गया। तो यहां से क्या हुआ कि जब व्यापार चालू हुआ इन क्षेत्रों में, तो वहां से जो लोग हैं वो अब यहाँ पर आना चालू कर दिए इन क्षेत्रों में, ठीक है। और इसी कारण क्या हुआ, वहाँ की कला और शैली जो है अब भारत में धीरे धीरे प्रवेश करना चालू कर दी, ठीक है। हमें दिखा कि वहाँ के जो लोग हैं अच्छा काम कर पाते हैं, अच्छा चीज़ें दिखता है, उनका जो कला शैली है बहुत अच्छा है, तो हमने अपनाना चालू कर दिया ईरानियन कला शैली को, ठीक है। इसके बाद इसी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे आप पढ़ेंगे अशोककालीन कुछ लिपियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगा कि ये खरोष्टी लिपि है। खरोष्टी लिपि क्या होता है, बेसिकली याद रखिएगा, ये भी उर्दू की तरह यानी फारसी की तरह कैसे लिखी जाती है, ये इस तरफ से इस तरफ लिखी जाती है, ठीक है, यानी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। हम लोग कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन ये जो है उल्टी लिखी जाती है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, याद रखिए खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, ठीक है। इसके बाद अरामाइक, ठीक है, याद रखिएगा अरामाइक जो है वो शैली है, शैली का मतलब आपकी कला है, ठीक है। अरामाइक जो होता है समझिएगा, जैसे लकड़ियों में या फिर किसी भी दीवालों पर, ठीक है, कुछ आकृतियां बनाना, नक्काशी करना, ठीक है, कुछ इस तरीके की नक्काशी जब की जाती है ना, ये चीज दिख रहा है आपको, डिजाइन समझ में आ रहा है, ये अरामाइक टाइप की है, ठीक है, मतलब इस तरीके की। इसलिए मैंने बताया था आपको रोशनदान इस तरीके के दिखेंगे, जब पहले हमारे पास रोशनदान की डिजाइन कुछ इस तरीके हुआ करते थे, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम ऐसे बहुत सारे डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो डिजाइन है वो अरामाइक के तरीके से होता है, यानी अरामाइक तरीका इसी को बोलते हैं। तो याद रखिएगा कहाँ से आया है, ईरानी से आया है, ठीक है, ईरान से आया है। मौर्य शासन के समय में याद रखिएगा अशोक के शिलालेख में खरोष्टी अरामाइक लिपि ईरानी की देन थी, ठीक है, याद रखिएगा। छोटी सी बात है यहाँ पर याद करने की। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलकर मौर्य काल में कला का विकास हुआ और चंद्रगुप्त का भव्य राजभवन पाटलिपुत्र में बना, ठीक है। याद रखिएगा ये किससे बना हुआ है, लकड़ियों से बना हुआ है। आपके दिमाग में ये बात बैठी होनी चाहिए, क्योंकि इससे जस्ट एक साल पहले जो है पीएससी में पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजभवन किस वस्तु से बना था, ठीक है, यानी जो कला शैली थी वो किस वस्तु से बनी हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा लकड़ियों से बनी हुई थी। अशोक द्वारा बनाया गया अशोक स्तंभ कला से जो है ईरानी कला से प्रेरित था, ठीक है, याद रखिएगा राजप्रसाद स्तंभ कहा जाता है। और उसके बाद देखिएगा आर्थिक संबंध का विकास हुआ और व्यापार भी प्रारंभ हुए, यानी कि इस तरीके से एक जो बंद कमरा था वो खुल गया, और खुलने के बाद जितने धन थे वो तो पहले बाहर चले गए, और उसके बाद धीरे धीरे व्यापार की स्थिति भी आई और कला शैली भी अंदर आ गई, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आता है आपका अब आपको थोड़ा सा यूनानी आक्रमण पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। यूनानी आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के समय से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ से 5 ही क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। यानी ईरानी आक्रमण जो क्रम है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि साइरस द्वितीय या फिर डेरियस प्रथम जो है किस वंश से संबंधित है, हक्कामनी वंश, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि सबसे पहला आक्रमण भारत में किसने किया था, तो डेरियस प्रथम ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में इंटर कर लिया और गंधार जैसे क्षेत्र को जीत लिया था, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरोष्टी लिपि का मूल स्थान कहाँ है, तो ईरान है, ठीक है। खरोष्टी लिपि कहाँ से आया है, ईरान से आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज दरबार जो है उसकी कला शैली किस वस्तु से बनी हुई है, तो लकड़ी से बनी हुई है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन याद रखना है, अरामाइक लिपि को थोड़ा याद रख लेना है, ठीक है। बस ये 5 क्वेश्चन ही सबसे सरल होते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, थोड़ा टफ, यानी कि यहाँ से 20 क्वेश्चन ही बनते हैं, याद रखिएगा, यानी कि यूनानी आक्रमण के तौर पर, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं। तो देखिएगा यूनानी आक्रमण का क्रम, यहाँ पर सबसे पहले यूनानी आक्रमण का जो क्रम रहा है, इसमें आपको एक बात याद रखना है कि अब जैसे ईरान ने राज्य का विस्तार किया, जैसे ईरान ने अपना राज्य का विस्तार किया और भारत के तटीय क्षेत्रों को जीत लिया, ठीक है, वैसे ही एक समय आया, ठीक है। और इस समय जो है याद रखिएगा, इस समय का जो समय है, ये जो समय है यूनान के बढ़ने का समय था, लेकिन इस समय जो है यहां पर याद रखिएगा यूनान, ठीक है, यानी ग्रीस, ठीक है। तो ये जो ग्रीस कंट्री है, याद रखिएगा यूनान कहा जाता था इसे, और अब ये जो ग्रीस कंट्री है, इस यहां पर जो शासक के तौर पर जो व्यक्ति था उसे कहा जाता है फिलिप, नाम याद रखिएगा फिलिप, ठीक है। और इसी का पुत्र है सिकंदर, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम आपको मिलेगा, कहीं कहीं पर अलेक्जेंडर के नाम से मिलेगा ये, ठीक है। और भी बहुत सारे यूनानी इतिहासकार जो है अलग अलग नाम से इसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिकंदर की अलग ही कहानी है, इसकी कहानी ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण समझिए,
एक व्यक्तित्व जो अलग तरीके का है। सोचिए इसकी आंखों का कलर, दोनों आंखों का कलर अलग था, एक स्लेटी और एक नीला। ठीक है, पहली बात, इसके पिताजी फिलिप जो हैं, इनके बहुत सारी पत्नियां थीं, लेकिन किसी भी पत्नी से लड़का नहीं हुआ था। यही एकमात्र जो है, इसकी मम्मी जो है, याद रखिएगा, माता श्री जो इनकी है, वो जो है तीसरी या चौथी बीवी थी और पहली बार जो है इनका लड़का हुआ। ठीक है, यानी कि उत्तराधिकारी देने में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आया, सिकंदर का नाम आया। उसके बाद समझिएगा कि जब सिकंदर की बात की जाती है, सिकंदर की वैल्यू देखी जाती है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। पढ़ा लिखा कहने का मतलब है कि शिक्षित था, और इसके गुरु जो थे अरस्तु थे, यानी 13वें साल में ही इसने, इसके जो गुरु थे दार्शनिक, इंपॉर्टेंट बहुत दार्शनिक थे। ठीक है, तो इसके जो बारे में पता चलता है, इससे पता चलता है कि सिकंदर जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा शिक्षित हुआ करता था। 13 साल की उम्र में ही इसके साथ अरस्तु जो है जुड़ गए, और जीवन पर्यंत जो है अरस्तु के दार्शनिक जो प्रभाव है वो सिकंदर की मतलब जीवन शैली में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा कि फिलिप का पुत्र हुआ सिकंदर। ठीक है, अब देखिए, अब फिलिप जो है, अब इसके समय की जो कहानी है उसको समझेंगे थोड़ा सा, कि फिलिप की मृत्यु कैसे हो जाती है। ठीक है, इसकी सिकंदर की एक बहन है। बहन का मतलब हम कह सकते हैं कि चचेरी, ममेरी, कुछ इस तरीके की बहन है। ठीक है, लेकिन अब इसी तरीके से इसकी बहन की जब विवाह हो रहा था, यानी कि नाम था उसका क्लियोपैट्री, क्लियोपैट्री। ठीक है, अब इसका विवाह के समय जो फिलिप का कहना चाहिए बॉडीगार्ड, ठीक है, रक्षक, उसी ने फिलिप को मार दिया। ठीक है, हाँ, उसके बॉडीगार्ड ने ही फिलिप को मार दिया, और ये विवाह के समय हुआ था ऐसा। ठीक है, अब ये जानकारी नहीं मिल पाया कि ये मारा क्यों, क्योंकि उसको भी लोगों ने मार दिया। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सारे इतिहासकार जो हैं ये बात बोलते हैं कि जो मारा गया वो हो सकता है इसकी सिकंदर की माता या सिकंदर के द्वारा ही ऐसा किया गया हो, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि उसके बाद सिकंदर ने अपने जितने भी क्षेत्र में आने वाले विरोधी है सबको मार दिया। ठीक है, और बहुत छोटे उम्र में, याद रखिएगा, बहुत छोटे उम्र में इसने राजगद्दी प्राप्त कर लिया। ठीक है, और ये लगभग याद रखिएगा 32 साल तक शासन किया, और 32 साल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब इसी क्रम पर, मतलब इसकी इच्छा जो हुई है, या अरस्तु से मिलने के बाद या अरस्तु के बातों को समझने के बाद इसके दिमाग में एक बात आई, क्योंकि अरस्तु जो है बहुत ज़्यादा ज्ञाता था, दार्शनिक था, उसको इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता था, पहले से ही पता था। ठीक है, कि वहाँ के शासन प्रणाली कैसी है, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, ये पूरी कहानी सिकंदर के दिमाग में बैठा दिया गया था। तो सबसे पहला चीज़ याद रखिएगा, सिकंदर को सबसे पहले अब जो है भारत की तरफ जाने की इच्छा जताई, इसने पूरे विश्व की विजेता बनने की इच्छा जताई गई। तो समझिएगा धीरे धीरे जो है, अब आप समझिए कितना सिचुएशन इसके सपोर्ट में है, इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि सिकंदर जो है इस क्रम पर जब आगे बढ़ता है तो इसके सपोर्ट को देखिए किस तरीके से सपोर्ट मिलता है इसको। ठीक है, अब उस समय समझिएगा सिकंदर के पास 50,000 सैनिक थे, 50,000 सैनिक। ठीक है, और ईरान के पास, चूंकि वहां पर वो जीत चुके बैठा हुआ है। अभी देखिए इसका जगह मैं आपको बताऊंगा, ये आपका अलेक्जेंडर है, तो यहां पर अभी इसकी इस मैप पे थोड़ा सा ज्यादा बेटर इसमें समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये है एथेंस, एथेंस दिख रहा है आपको, ये आपका एथेंस है, यही है ग्रीस। ठीक है, एथेंस वाला क्षेत्र, और ये आप इधर से जो है, ये एथेंस वाला जो क्षेत्र है, इधर से ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ये टर्की हो गया, और इसके बाद आपका भारत वाला क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इस ग्रीस के जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से पूरा का पूरा क्षेत्र को जीतते हुए, याद रखिएगा, ये पूरा क्षेत्र को जीतते हुए भारत तक पहुँच गया था। ठीक है, अब समझिए कि सामने की तरफ सबसे पहला है आपका डेरियस वाला एरिया, यानी कि ईरान। ठीक है, ईरान के पास 25 लाख से अधिक सैनिक थे उस समय। ठीक है, क्योंकि कहानी कुछ अलग तरीके का है, क्योंकि अब चूंकि इसके पास सैनिक कम है, 50,000 सैनिक है, और इसके पास 25 लाख सैनिक हैं, उसके बावजूद जो है सिकंदर जीत जाता है। और इसका जो तरीका है वो है युद्ध कौशल। इसके पास जितने सैनिक थे सभी कौशल वाले, युद्ध कौशल वाले क्षेत्र से थे, और साथ ही साथ पढ़े लिखे थे। और उसके बाद देखिएगा कि इसने अपने आप में जितने को भी रखा था, ठीक है, जितने लोगों को रखा था वो सभी सुदृढ़ थे कि किसी भी क्षेत्र को जीतने के लिए सिकंदर का सपोर्ट करते थे। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर आप डेरियस का पूरा फैमिली देखेंगे, यानी डेरियस के बारे में देखेंगे, तो 25 लाख की सैनिक होना बहुत बड़ी बात होती है, 25 लाख सैनिक होना, और साथ ही साथ इंटरनल सैनिक मतलब ऐसे सैनिक जो सिर्फ केंद्रीय रक्षा करते थे, उनकी संख्या 10,000 थी। ठीक है, अब ये 10,000 के सैनिक कैसे होते थे, यानी ये काम ऐसे करते थे कि पूरे जो आपका ईरान है उसको घेर के अंदर में इन लोग सपोर्ट करते थे कि राजा कहाँ रहता है, उसके 10,000 सैनिक जो है इसको सपोर्ट करते थे।
एक व्यक्ति भी यदि युद्ध में मर जाता तो उसका जगह तुरंत ले लेता, लेकिन इसकी संख्या कभी कम नहीं होती थी। ठीक है, तो अब इस कहानी के तौर पर आप समझेंगे कि किस तरीके से सिकंदर जो है ये आगे बढ़ा और सबसे पहले जो है ईरान को हराया। ठीक है, और ईरान को हराने के बाद भारत की तरफ आगे बढ़ा। ठीक है, तो अब इसकी कहानी को समझते हैं। देखिएगा, तो देखिएगा इसके पृष्ठभूमि को समझते हैं। सबसे पहला, फिलिप जो सिकंदर का पिता, ठीक है, 359 ईसा पूर्व यानी बीसी में मकदूनिया का शासक बना। ठीक है, मकदूनिया क्षेत्र ग्रीस के अंदर आता है, मकदूनिया। ठीक है, इस समय समझिएगा कि ग्रीस के अंदर जो है आपने बहुत सारा नाम सुना होगा। स्पार्टन नाम सुना है? स्पार्टन, एथेंस, स्ट्रो, इस तरीके के बहुत सारे वंश वहाँ रहते थे। ठीक है, इसके ऊपर मूवी बनी होगी, आपने सुना होगा स्पार्टन्स के बारे में। ठीक है, नहीं वो नहीं है। अब समझिए, स्पार्टन जो है मतलब ऐसे सैनिक थे, यानी कि इसमें सभी सैनिक है और सभी ग्रीस के सैनिक है। मकदूनिया भी ग्रीस के अंदर ही है, यानी विभिन्न प्रकार के वंश जो है वहाँ पर निवास करते थे और साथ ही साथ इनका क्षेत्र विस्तार यहाँ पर होना चालू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ईरानी जो थे वो हक्कामनी वंश के थे और ये मकदूनिया। ठीक है, अब समझिएगा, लेकिन 329 ईसा पूर्व में ही उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया, हत्या हो गई है फिलिप की। ठीक है, यानी अपनी पुत्री के विवाह में ही इसके राज जो रक्षक थे उनके द्वारा इसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, हत्या कर दी गई। अब फिलिप का पुत्र जो है सिकंदर उस समय 20 वर्षों का था और मकदूनिया का शासक बना। यानी 20 वर्ष की उम्र में, 13 साल में तो ये शिक्षा ग्रहण कर रहा था, युद्ध का कौशल भी सीखा इसने, और 20 साल की उम्र में ही ये क्या बना, राजा बना था। ठीक है, इसके बाद देखिए जो फैक्ट आता जाएगा वहां पर क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला याद रखना है मकदूनिया से संबंधित है सिकंदर। ठीक है, दूसरी बात, सिकंदर ने मकदूनिया का शासक बनने के बाद उसने न केवल मकदूनिया में सुदृढ़ शासन का प्रयास किया बल्कि पूरे विश्व के शासक बनने का इच्छा जताया। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो है उसके दिमाग पे एक बात आ गई कि क्यों ना मकदूनिया को सेटल्ड करने के बाद, देखिएगा ये जो है ये सिकंदर की जो लाइफ है, ठीक है, शुरुआती समय में ऐसा लगता था कि ये खुद को भगवान मानना चालू कर दिया था, क्योंकि ये मरता ही नहीं था। बहुत से ऐसे कठिन परिश्रम में सिचुएशन इसके सपोर्ट में हो जाते थे। ठीक है, बहुत लोगों ने, यूनानी इतिहासकारों ने भी इसको देवता का संबोधन कर दिया है। ठीक है, कभी कभी देखिएगा इसके जो फोटो होते हैं उसमें भगवान के एक तरफ ऐसे हाथ नीचे की तरफ आते हैं और ये ऊपर की तरफ हाथ देता है, इस तरीके से आपको ऐसे फोटो देखने को सामान्य तौर पर मिलेगा। ठीक है, तो यूनानी इतिहासकार ऐसे फोटो बनाते हैं या पिक्स बनाते हैं जिससे ये जानकारी मिलता है कि इसको देवता मानना चालू कर दिया गया था। ठीक है, इसके काम के कारण। हालांकि महिलाओं के प्रति जो सम्मान बहुत ज़्यादा था इसका। ठीक है, एक समय ऐसा था कि इसकी माता सोचती थी कि क्यों ऐसा है ये कि ये विवाह और विवाह के साथ साथ महिलाओं के प्रति आकर्षण क्यों नहीं है इसका। ठीक है, तो इसके दिमाग में एक बात आ गई थी कि यदि मैं महिला और शराब के पीछे, हालांकि शराब पीता था ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात थी इसके पीछे कि महिला जो है, यदि मैं महिला की तरफ आकर्षित हो जाऊंगा तो मैं विश्व शासक नहीं बन पाऊंगा। ठीक है, और ये शरीर जो है नश्वर है, मुझे कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा, तब जाकर मेरा जीवन जो है वो सफल हो पाएगा। ठीक है, मतलब इसके दिमाग में एक बात सेटल थी। ठीक है, हालांकि ये बाद में विवाह करता है ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि इसका जो इच्छा था वो क्या था, विश्व का शासक बनने का। ठीक है, विश्व विजेता बनने का। ठीक है, अब देखिएगा आगे देखते हैं। इसके बाद ये देखिएगा, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहां से ये वाला हिस्सा, ये है अलेक्जेंड्रिया। ठीक है वही, और ये पूरा क्षेत्र इसके कब्जे में था, मकदूनिया शासक के कब्जे में ये पूरा क्षेत्र आता है। ठीक है, भारत का पूर्व जो अगर इस तरफ से देखेंगे तो पूर्वोत्तर क्षेत्र होता है और इस तरफ देखेंगे, भारत की तरफ से देखेंगे तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे कि सिकंदर ने किस तरफ जो है आक्रमण करने का प्रयास किया तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया था, लेकिन अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो ये आपके भारत के लिए क्या रहेगा, पश्चिमोत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए इतना थोड़ा सा क्लियर रखिएगा कि सिकंदर जो है आक्रमण के तौर पर अब जो है शुरुआत करता है सबसे पहला कहाँ पर, ईरान में। ठीक है, और ये जो है पर्सिया के तौर पर डेवलप था, आपको पता होगा प्रिंस ऑफ पर्सिया जैसे चीज़ें भी यहाँ पर डेवलप थी। ठीक है, बहुत सारे नाम आपको सुनने को मिला होगा। तो यहाँ पर जो है कि ये जो है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ये ईरान का क्षेत्र है और उसके बाद फिर भारत का क्षेत्र आता है। ठीक है, अब देखिएगा जब डेरियस प्रथम आया था भारत में तो भारत के संदर्भ पर इतना ज़्यादा खतरनाक बातें सुनने को नहीं मिला था कि बाहरी आक्रमण हो रहा है, लेकिन
जब सिकंदर की बात सुनने को आती है तो सभी लोग तिलमिला जाते हैं भारत के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि यही सबसे बड़ा कारण क्या रहा है हमारे यहाँ प्रवेश करने का, तो यहाँ के हमेशा शासक कमज़ोर रहे हैं। मतलब इस पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र था, हमारे शासक कमज़ोर इसलिए थे क्योंकि वो आपस में लड़ते रहते थे कभी भी। अब जैसे आप बोलेंगे कि आम्भी और पोरस की बीच में इतनी लड़ाइयाँ होती रहती थी, आम्भी तकसीला का राजा और पंजाब का राजा पोरस, ठीक है, इन लोग के बीच में आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती थी, ठीक है। तो आम्भी ने बोला कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ, तुम पोरस को हरा दो। तो इस तरीके से हमको दिखता है कि आम्भी पहले ही नतमस्तक हो गया है, समर्पण कर दिया और अपने 5000 सैनिक जो है उसको भारत के दे दिए फ्री में, ठीक है। और उसके साथ ही साथ 65 हाथी भी दे दिया, बोला हाथी भी रख लो, ठीक है। और इस तरीके से उसको ये कला मिल गई कि हाथियों के साथ कैसे लड़ा जाता है, और तब जाकर उसने भारत में आक्रमण यानी पोरस से लड़ने के लिए अब पावर ले लिया है, ठीक है। हालांकि पोरस के पास भी बहुत पावर था, लेकिन फिर भी इस बात को समझिएगा कि सिचुएशन ऐसा था और सिकंदर ने अपना ऐसा दिमाग लगाया कि जो पोरस के साथ में पोरस का जो समझ है वहां पर फैल कर गया, ठीक है। समझिए कैसे, तो झेलम नदी जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, वो बहुत उफान वाली नदी है, ठीक है। झेलम जो है वो वितस्ता कहा जाता है। अब ऐसे जो है समझिएगा कि नदियों को पार करने वाला सिचुएशन नहीं था उस समय, ठीक है। और पोरस को पता था कि वो जो है नदी को पार नहीं करेगा भी जब तक मानसून का समय आ गया है। तो मानसून के समय नदियाँ जो है उफान में चलती थी, और ये अगर सोच लिया पोरस ने, तो उसने क्या किया, अब ये बात समझ लिया कि अब ये मानसून के बाद आक्रमण करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसका कारण समझिए, सिकंदर ने खाने के लिए आम्भी से बोला कि सारे सामान यही ले आओ, टेंट यही लगाएंगे, अब नहीं जाएंगे उधर, ठीक है। ये था दिखावा का तरीका। लेकिन अगर सच्चाई देखा जाए तो जिस दिन बहुत तूफान आया, बहुत बिजली चमकी, उसी दिन उन्होंने नदी पार करवा दी। बहुत सारे सैनिक उससे मरे, लेकिन फिर भी अब सिकंदर जो है अपना सैनिक पार करवा दिया। और इसी तरीकों में उनके पास अब एक कला भी आ गया, हाथियों को कैसे मारना है, ठीक है। 6 लोग मिलकर हाथी को घेरते थे और एक व्यक्ति जो हाथी के आंख में निशाना लगाता था, ठीक है। और इस तरीके से हाथी की आंख में जैसे निशाना पड़ता था, हाथी तिलमिला जाता था और अपने ही लोगों को कुचल देता था। और ऐसी स्थिति में हाथी जो है कम होने लगे, या हाथी की सेना जो है वो खत्म होने लगी, ठीक है। और इस तरीके से याद रखिएगा, इसी बीच जब लड़ाइयाँ होती रही, इसी बीच जो है सिकंदर के घोड़े को भी एक तीर लग गई और वहाँ पर उसका घोड़ा मर गया। लेकिन वो इतना भी नहीं समझ पाया कि घोड़ा मर गया है, दूसरे घोड़े को लिया और तुरंत लड़ना चालू कर दिया सिकंदर ने, ठीक है। अब सिकंदर जो है, पोरस के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई और इस लड़ाई में पोरस जो है हार गया, ठीक है। और पोरस के हारने के बाद पोरस से पूछता है सिकंदर कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, ठीक है। क्योंकि उसकी शक्तिशाली सेना के सामने, हालांकि पोरस के पास भी एक मजबूत सेना थी, लेकिन आम्भी के कारण, याद रखिएगा, आम्भी और पोरस की लड़ाई के कारण तीसरा कोई जीत गया, ठीक है। इसका कारण यही समझिएगा कि आपसी लड़ाई में तीसरा कोई जीतता है, वो इसका उदाहरण है यहाँ पर कि पोरस और आम्भी की लड़ाई हुई और आम्भी ने बोला कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप पोरस को हरा दो, ठीक है। अब सिकंदर जो है पोरस आम्भी के सपोर्ट में आया और आम्भी ने सोचिए उसको क्या नहीं दिया सिकंदर को, खाने के लिए वहां पर राजवैद्य के तौर पर सब कुछ प्रोवाइड किया सिकंदर को, क्योंकि काफी लंबे समय तक सिकंदर वहां रहा था, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में सिकंदर जब पोरस से लड़ाई किया तो सिकंदर को भी ऐसा नहीं, सिकंदर को भी चोट लगी थी, ठीक है। सिकंदर को भी तीर लगी थी, चोट लगी थी और कहीं ना कहीं जो है वो घायल हुआ था, ठीक है। लेकिन अब एक बात समझिएगा कि पोरस जो है काफी लंबे समय तक उससे लड़ता रहा, ठीक है। और इतनी शक्तिशाली लड़ाई के बाद एक बात सामने आई तो पूछा जाता है, सिकंदर ने पूछा पोरस से कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो पोरस जवाब देता है कि वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, ठीक है, यानी कि गला काट देना, मार देना, कुछ इस तरीके का। तो इसकी बात सुनकर सिकंदर जो है ये महसूस कर पाया कि भारत के जो राजा है वो कितने मजबूत है कि सामने मौत को देखकर भी वो डरते नहीं है, ठीक है। और इसी बात को लेकर वो पोरस को सपोर्ट करता है, उसकी मतलब जो शक्तिशाली जो वैल्यू थी उसको देखते हुए उसका राज्य जो है वापस कर दिया उसको, ठीक है। और साथ ही साथ उससे वादा लिया कि मेरा सपोर्ट करो आगे जाने के लिए, ठीक है। लेकिन पोरस जो है शुरुआती तौर पर, देखिए पोरस को पहले ही उसने खबर भिजवा दिया था कि मैं आ रहा हूँ लड़ने, या तो आप अपना नतमस्तक हो जाओ या समर्पण कर दो। लेकिन पोरस ने मना कर दिया, मैं बोला मिलने जरूर आऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ठीक है, मैं लड़ाई करूंगा, मैं अंतिम दम तक लड़ाई करूंगा। और यहाँ पर जो है सिकंदर का एक सपोर्ट जो होता है वो यही होता है कि इस बात को ना समझ पाना, ठीक है, पोरस के द्वारा ये बात ना समझ पाना कि पोरस जो है इस बात को क्लियर नहीं कर पाया कि नदी को पार कैसे किया जाएगा। और सिकंदर जो है इस बात को नहीं देख पाया कि नदी को पार कैसे किया जाएगा, उसने जैसे तैसे पार करवा दिया अपने सैनिकों को, ठीक है। काफ़ी लोग मरे थे, बिजली कड़कती हुई बिजली में कितने लोग मर गए सैनिक के तौर पर। लेकिन फायदा ये हुआ कि पोरस को ये जानकारी नहीं हो पाई कि वो नदी पार कर चुके हैं। और ऐसी घटना के कारण क्या हुआ, पोरस हार गया, ठीक है। अब पोरस जब हार गया तो अब उसके सैनिक जो हैं, अब सोचिए काफ़ी लंबे समय से निकले हुए हैं लड़ने के लिए, ठीक है। अब समझिए जब काफ़ी लंबे समय से यहाँ पहुँचे तो वो सोच रहे थे कि किसी तरीके से गंगा तक पहुँच जाए,
यानी मगध तक पहुंच जाए। ठीक है, अब यहां पर है चाणक्य बुद्धि। दो बातें समझिएगा, इतिहासकारों का मत समझिएगा और वहां पर एक्चुअल जो साइंटिफिक जो चीजें हुई है उसको समझिएगा। ठीक है, पहले 3 चीज समझिएगा कि सिकंदर तो है, अब यहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब पोरस को हरा चुका है, अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है, वो झेलम नदी के तट पर आगे बढ़ने को तैयार है। अब उसी के बाद देखिएगा इस युद्ध का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यूनानी इतिहासकार इस नदी का युद्ध जो है, झेलम युद्ध जो कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, या फिर हाइडे स्पीड कहा जाता है, हाइडे स्पीड। ठीक है, हाइडे स्पीड के नाम से इस नदी को हाइडे कहा जाता था, हाइडे स्पीड नदी कहा जाता था, तो इसे बोलते हैं हाइडे स्पीड युद्ध। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, अब इसी के बीच में देखिएगा जब सिकंदर आगे बढ़ने की बात करता है, बोलता है कि अब जो है आगे चलते हैं, आगे लोगों को हराते हैं। हालांकि सिकंदर जो है, ये कभी कभी पूछाता है कि सिकंदर जो है भारत में इंटर कैसे हुआ था या आंधी क्षेत्र में कैसे आया था, तो याद रखिएगा खैबर दर्रे से आया था, खैबर दर्रे से। ठीक है, ये बहुत तरीका का चीज़ है, यहाँ पर समझिएगा कि जब यहाँ पर आप पहुँचेंगे, ठीक है, ये काबुल का क्षेत्र है, ये है हिंदू कुश पर्वत, ये वाला हिस्सा, तो ये सीधे ना करके क्या हुआ था, घूम कर आया था ऐसा करके। ठीक है, और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कबीला हुआ करते थे, कबीलों को भी हराते आया था। ठीक है, और कबीलों को हराते हुए उनको मारता नहीं था, वो बोलता था कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, सैनिक बन जाओ। ठीक है, और ऐसे करके अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाते चला गया था सिकंदर। ठीक है, और अंततः जो है जब पोरस को हराने के बाद जब बात आगे आती है तो सभी सैनिक बैठकर आराम कर रहे थे, और उसी समय जो है एक बात समझ में आती है कि सैनिक जो है अब आगे नहीं जाना चाहते हैं। इसका कारण समझिएगा कि सैनिक जो है अब इसको मना कर रहे हैं कि हम आगे नहीं जा पाएंगे। इसका कारण है लगातार यहाँ से जब निकले हैं ये, तो लड़ते 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 काफ़ी समय हो चुका था और उनकी हालत ख़राब हो गई थी, अब घर की याद आ रही थी, पहला चीज़। दूसरा, घनानंद के बारे में बहुत बुरा सुने थे ये लोग। ठीक है, घनानंद का जो समय था उसमें ये सुना गया था कि वो बहुत क्रूर राजा है। ठीक है, आंखें भी निकाल लेता है वो, मतलब आंखें निकालता अलग है और मारता अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से घनानंद के बारे में इतना जो उल्फिजुल सुना गया था, इसका अलग ही डर था उनके दिमाग पे कि ये बहुत डर गए थे। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि इतना युद्ध लड़ने के कारण ये सभी घायल थे, और घायल होने के कारण सबको इन्फेक्शन हो चुका था। ठीक है, और मतलब एक समय से युद्ध के लगातार लड़ने के कारण क्या हुआ कि अब इनकी ज़िंदगी जो है ये अधूरे में लटकी हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने एकदम जाना मना कर दिया। अब यहाँ पर समझिएगा एक कारण जो कि इतिहासकार बताते हैं वो क्या कारण है, और जो अलग से हमको दिखता है, तो ये था चाणक्य का कारण। तो चाणक्य ने क्या किया था, क्योंकि चाणक्य जो है केमिस्ट्री का भी नॉलेज रखता था। ठीक है, रसायन की जानकारी था उसको, अब रसायन की जानकारी थी था तो क्या करता था वो, उसने क्या किया, पहला तो ये कह दिया कि भारत जो है देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, और यहाँ जो प्रवेश करेगा वो मरेगा। ठीक है, और इतना डर बना दिया, तो ये एक डर दिमाग पे आ गया। दूसरा, रसायन की जानकारी होने के साथ साथ एक बात सुनने को मिलती है कि उनके सैनिकों के भोजन में इसने एक स्लो पॉइजन मिला दिया था, जिसमें अगर खाने के बाद तुरंत कोई नहीं मरता था, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, जैसे आम पक पक के टपकते हैं वैसे ये भी टपकने लगे थे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इसमें रसायन मिला, उनके भोजन में रसायन मिलाने के कारण बहुत सारे सैनिक मरने लगे। तो उनके दिमाग में एक बात आ गई कि देवभूमि ऐसी होती है जिसमें अगर आप आक्रमण करेंगे और अगर किसी को मारते, किसी राजा को मारते हैं, तो ये नुकसान देगा, आपके सैनिक गायब कर देगा पूरी तरीके से। तो ये डर आ गया। ठीक है, ये इतिहासकारों का डर है। और उसके बाद एक बात और कि अब पोरस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है वो ये है कि पोरस के पास छोटी सैनिक, हमारे पास बहुत बड़ा सैनिक, फिर भी पोरस हमको हराते हराते रह गया है। ठीक है, तो घनानंद के पास इतनी बड़ी सैनिक है कि उसके पास 30,000 केवल हाथी सैनिक है। ठीक है, पैदल सैनिक अलग, मतलब इनकी संख्या तो कहीं ज़्यादा है, केवल हाथी ही कुचल के मार देंगे हमको, बाकी लोग तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, और एक हाथी को मारने में ऐसा नहीं कि 6 लोग मिल गए मार रहे हैं, बहुत आसानी से मर रहा है वो, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो 30,000 सैनिकों वाला जो हाथी सैनिक है, अगर वो सिर्फ उसी के साथ आ जाता है तो घनानंद सबको मार देगा, ये सबको डर था इस बात का। ठीक है, तो ये समझ में आया कि घनानंद जो पोरस है वो इतना शक्तिशाली न होते हुए भी हम पर भारी पड़ा, तो घनानंद तो बहुत शक्तिशाली है, आगे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत सारे कारण, इसी कारण सिकंदर को अब यहाँ पर हार मारना पड़ा। तो वो बोलता है कि मैं अपने कारण नहीं टूटा हूँ, अपने सैनिकों के बल या मनोबल के कारण टूट गया हूँ, और वापस जाना प्रारंभ करता है। ठीक है, और यहीं पर जो है वो कुछ घटनाओं को विवरण करता है कि जितने क्षेत्र को उसने जीता था, ठीक है, उसको कुछ क्षेत्रों में बांट दिया, और बांटने के कारण वहाँ पर उनको राज्यपाल के तौर पर या गवर्नर के तौर पर, वहाँ पर शासक के तौर पर उनको दे दिया, खुद शासन नहीं किया। ठीक है, वापस जाना चालू किया, और जाते जाते जो है बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है, ईरान के क्षेत्र में यहाँ पर। ठीक है, बेबीलोन का जो क्षेत्र है यहाँ पर, अब 2 बातें कही जाती हैं यहाँ पर कि सिकंदर मरा कैसे। तो 2 बातें, पहला, या तो वो इन्फेक्शन से मर गया, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं मिल पाती कि वो मरा कैसे। ठीक है, दूसरा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि उसको मलेरिया हो गया था। ठीक है, तो पहला इन्फेक्शन या दूसरा मलेरिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और सिकंदर एक ऐसा राजा था जिसका जन्म किसी और देश में, ठीक है,
हाँ मतलब समझिए, और मृत्यु कहीं और देश में हुआ है। तो इस तरीके से उसका हर क्षेत्र जो है अलग अलग रहा है हमेशा से, इसलिए सिकंदर को थोड़ा अभागा कहा जाता है इस बात पे कि उसको अपना घर नसीब नहीं हो पाया कभी भी, जीवन पर्यंत जो है वो बाहर लड़ता रह गया, और जब अंतिम समय आया घर वापस आने का तो रास्ते मर गया। ठीक है, तो ये थी सिकंदर की छोटी सी कहानी, समझिएगा, उसको आपस पढ़ते हैं वापस। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, सिकंदर का गुरु का नाम था अरस्तु। ठीक है, और समझिएगा कि सर्वप्रथम उसने भारत पर शासन करने के लिए पहला देश चुना, जिसके बाद, अच्छा क्यों चुना था इसको, क्योंकि मैंने बताया कि अरस्तु ने उसको भारत के संबंध में बहुत अच्छी बातें बताई थी। ठीक है, भारत जो है ये सोने की चिड़िया है, यहाँ पर बहुत पैसा है, यानी धन बहुत है, और साथ ही साथ यहाँ के राजा जो है आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, उसने मगध की बात नहीं बताई थी। ठीक है, मगध जो है या घनानंद के बारे में अगर पहले ही सुन लेता तो हो सकता है कि उसका दिमाग जो है, क्योंकि सिकंदर जो है अभी 20 साल का है और 20 साल से ही वो निकला था बाहर लड़ने। ठीक है, काफ़ी लंबा समय लगा। तो देखिएगा, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कि 326 ईसा पूर्व में पश्चिम क्षेत्र से हिंदुकुश पर्वत को पार कर, ठीक है, भारत में प्रवेश करता है। तो ये हिंदुकुश पर्वत के पास का दर्रा है, इसे कहा जाता है खैबर दर्रा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, खैबर दर्रा को पार करता है और तब जाकर भारत में प्रवेश करता है ये। ठीक है, अब देखिएगा, इस समय तक्षशिला का राजा कौन था, आंभी। ये तक्षशिला का राजा, राजकुमार दोनों कह सकते हैं इसको। ठीक है, आंभी था, और चूंकि राजकुमारों का दिमाग जो है घुटने में होता है इस बात पर, इसका कारण है कि राजकुमार जो हैं ये हमेशा ये सोचते हैं कि हम किस तरीके से अपने क्षेत्र को डेवलप कर लें, कैसे डेवलप करें। ठीक है, अब उसका कारण समझिएगा कि इस तरीके से तक्षशिला जो क्षेत्र है, आंभी का और पोरस के मध्य जो लड़ाई है, ठीक है, यानी पंजाब और तक्षशिला का जो लड़ाई है, इस लड़ाई में तीसरा व्यक्ति फायदा ले लेता है। ठीक है, और यहीं पर आंभी जो है वो सपोर्ट करता है किसको, सिकंदर को। ठीक है, हालांकि सिकंदर के पास आंभी के पास पहले से ही वो सूचना भेज देता है कि हम आक्रमण के लिए आ रहे हैं। आंभी डर जाता है और इसको सपोर्ट लेने के लिए खुद पहुंच जाता है उसके पास और बोलता है कि मैं इतना इतना चीज़ दूंगा आपको, आप पोरस में लड़ाई करो और मैं आपको अपना सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो इसलिए पहले ही कहा जाता है कि आंभी ने क्या कर दिया था, आंभी ने समर्पण कर दिया था। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिएगा, सिकंदर का पहला आक्रमण राजा आंभी तक्षशिला के विरुद्ध था, परंतु आंभी ने युद्ध करने से मना कर दिया और आत्मसमर्पण कर आगे के लिए सहयोग के लिए तैयार हो गया। ठीक है, क्या क्या दिया था, तो 5000 सैनिक, भारतीय सैनिक दिया इसको। ठीक है, 65 जो है हाथी दिए। ठीक है, इस तरीके से, और फिर खाने पीने के पूरे सामान पर सपोर्ट किया है, क्योंकि लंबे समय तक ये खाना लेके तो नहीं चलेंगे सैनिक। ठीक है, और लेके चलेंगे भी तो एक समय आएगा जब खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करते थे, जहां पर जिनको हराते थे उन्हीं से फिर उन्हीं का चीज छीन लेते थे। ठीक है, और इस तरीके से जो है ये जगह डेवलप हुआ था। ठीक है, हालांकि सिकंदर ने जब ईरान को हराया था तो ये चाहते थे, सिकंदर चाहता था कि ईरान के लोग और हम लोग मिलकर एक बड़ा सैनिक बना लें, मतलब एक बड़ी सैनिक हो जाए। ठीक है, तो ईरानियन जो थे या पर्शियन जो थे, इन्होंने सपोर्ट किया, और साथ ही साथ जो सिकंदर के जो सैनिक थे और सैनिक सेनापति थे या फिर बड़े बड़े जो पद पे रहने वाले लोग थे, इन्होंने विवाह किया राजकुमारी से, ईरान के राजकुमारियों से। ठीक है, और ये चाहता था कि नई जो नस्ल पैदा हो वो बहुत सपोर्टिव हो और बहुत तरीके से कुशल योद्धा हो। ठीक है, और इस तरीके से जो है सिकंदर की जो पूरा का पूरा जो कर्म रहा है, पूरी तरीके से ये हर चीज में सोचने की बात रही है कि आगे चलकर वंश कैसे होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि ये भविष्य के बारे में भी सोच समझ कर चलता था कि भविष्य में किस तरीके से मुझे राजा बने रहना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद समय आता है और आगे चलकर सिकंदर जो है पंजाब पहुंचा, जिसका राजा पोरस था, जिसका शासन चिनाब नदी और झेलम नदी के बीच में था। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसका शासन कहाँ था, चिनाब और झेलम के बीच में। पूछा जाता है कि पोरस का शासन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, किस नदी के बीच में था, तो चिनाब और झेलम के बीच में था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों युद्ध के राजा पोरस पराजित हो जाता है। ठीक है, तो राजा पोरस जो है पराजित होता है, याद रखिएगा। लेकिन इस युद्ध की कहानी अपने दिमाग में रखिएगा कि इस बीच में पोरस जो है किस तरीके से हारा है या हारने का जो श्रेय है वो क्यों गया है इसके पास। ठीक है, इसका कारण है केवल आंभी के द्वारा, जो आंभी है उसने हाथी दे दिया था किसको, सिकंदर को। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, पोरस के पास जो हाथी सैनिक थे ये भी कमजोर पड़ गए। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। ठीक है, एक तो नदी सपोर्ट में थी पोरस के, लेकिन उसके बावजूद सिकंदर जो है अपने दिमाग से इसको पार कर जाता है। ठीक है, समय था आपका मानसून का, जिसमें बरसात काफ़ी तेज होने वाली थी उस समय। ठीक है, और इस क्षेत्र में बारिश काफ़ी तेज होती है, लेकिन उसके बावजूद सिकंदर जो है, अब देखिए सिकंदर जो है इस जगह को ढूंढ रहा था नदी में, इस पूरी नदी में, ये जो नदी है इस जगह को ढूंढ रहा था कि किस जगह पर से अगर मैं पार करूं तो पोरस को पता है ना चले। ठीक है, तो वो छिप कर पार करना चाहता था ताकि पोरस को पता ना चले कि वो पार कर गया है, और पार करने के बाद जो है पोरस पर आक्रमण कर देगा वो। ठीक है, तो ये बात सही हो जाती है। मानसून का दिन
उसको सपोर्ट मिल गया मानसून के दिन में, मतलब उसने क्या किया, रास्ता ढूंढ लिया कि चलो मानसून है, और यही चीज पोरस के लिए उल्टा हो गया कि इसने कमजोर सोच लिया सिकंदर को कि मानसून में वो पार नहीं करेगा, अब मानसून के बाद ही, क्योंकि इसका कारण ये है कि सिकंदर ने यहीं पर ही क्या बोल दिया, यहां से अनाज मंगवा लिया आंधी के पास से कि अनाज ले आओ, अब यहीं पर खाना पकेगा, अब ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे, और यही चीजें उसके लिए थोड़ा सा अलग हो गया और पोरस यहीं से कमजोर हो गया, ठीक है। वरना हो सकता था कि सिकंदर यहीं से हार के वापस चला जाता, लेकिन सिचुएशन और दिमाग, ये दो चीजें ऐसे यूज की सिकंदर ने और पोरस को हरा दिया उसने, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इस युद्ध को झेलम का युद्ध कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, झेलम का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद आता है आपका कि यूनान में इस नदी को हाइडे स्पीड कहा जाता है, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है हाँ यूनान में कहा जाता है, यूनान जो इतिहासकार है इस नदी झेलम नदी को हाइडे स्पीड कहते हैं, ठीक है। हाइडे स्पीड समझ पा रहे हैं, नाम क्या है, हाइड और स्पीड, ठीक है, छिप कर तेज बहने वाला। मैंने आपको बताया था कि झेलम जो है इसका नाम क्या है, वितस्ता, और मैंने बताया था ये सर्पण करता है, ठीक है, सांप जैसे चलता है, ठीक है, और सांप जैसे चलने के कारण ये जो है कहीं पर छिप जाता है और कहीं पर निकलता है, फिर छिप जाता है फिर निकलता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसको झेलम को हाइडे स्पीड कहा गया है, ठीक है। सिकंदर द्वारा पोरस के वीरता के कारण उसे उसका अधिकांश राज्य वापस कर दिया गया, ठीक है, और सिकंदर आगे चलकर व्यास नदी के तट पर पहुंचा, परंतु सिकंदर की सेना आगे चलने से मना कर दी, ठीक है। तो यहां पर पूछा जाता है कि किस नदी से वापस आया था, याद रखिएगा, तो ये नदी है आपका व्यास नदी, ठीक है, विपाशा, तो याद रखिएगा व्यास नदी के पास से वापस आ गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं क्वेश्चन आपको फोकस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले से, ठीक है। तो पूछा जाता है पहला कि युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, पूछा जाता है किस नदी से वापस आया गया था, तो झेलम से वापस नहीं आया था, वो व्यास नदी तक पहुंच गया था, और व्यास नदी के तट पर बैठे हुए सभी सैनिक इसको जाने से मना कर देते हैं आगे कि अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो व्यास नदी का नाम याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब देखिएगा, अब इसका कारण समझिएगा कि क्यों वो वापस यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो पहला है 326 ईसा पूर्व से इन्होंने चलना प्रारंभ किया था, और जिसमें इन्होंने लगातार युद्ध लड़ा, 326 से चलना चालू किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, और लगातार ये लगभग भारत में जो है 19 महीने तक रहा है, ठीक है, लगभग याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि सिकंदर का जो दौर है वो भारत में कितने समय तक, सोचिए इसको 2 युद्ध लड़ने में, इस जगह पर पहुंचने में 19 महीना लगा है, ठीक है। तो 19 महीना जो है भारत में रहा है ये, और उसके बाद वापस चला गया है, ठीक है। इसने कुछ क्षेत्रों को अपने घोड़े के नाम पर, कुछ अपने यादगार नाम पर इस क्षेत्र का बसाया भी है, याद रखिएगा, कुछ शहर बसाए हैं इसने, निकया, ठीक है, बुफेलोपुलस, तो इस तरीके से अपने घोड़े के नाम पर भी शहर बनाया है। वो देखेंगे आप जहां पर भी इसके घोड़े का, ये घोड़ा आपका ये बहुत फेमस हुआ था, कहने मतलब है ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये वाला, ये उस शहर में आज भी बना हुआ रहता है इसका, मतलब ये जो घोड़े का जो इस तरीके से आपको दिखेगा घोड़ा जो है, ये जो है इस तरीके से मूर्ति बनाया हुआ था वहां पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका तो सबसे पहले समझिएगा कि घर और परिवार की याद आना, ये बहुत कॉमन बात नहीं है, याद रखिएगा, घर और परिवार की याद सैनिकों को बहुत कम आती है, ठीक है। तो ये बस यहाँ पर शामिल किया गया है कि घर और परिवार की याद आना एक बात कही गई है। महत्वपूर्ण कारण समझिएगा कि छोटे से राज्य पोरस को युद्ध के बाद उन्होंने परेशानी हुई, यानी कि उससे जब पोरस से लड़ते हैं तो इतना परेशानी हुआ, तो उन्हें आगे चलकर विशाल मगध साम्राज्य से युद्ध करना था, जिसमें नंद वंश के शासक घनानंद थी, जिसके सैनिक क्षमता पूरे भारत में किसी के पास नहीं थी, ठीक है। और यही सबसे बड़ी डर की बात थी कि जब पोरस से इतनी हालत खराब हो गई है तो आगे क्या होगा। और उसका और भी कारण है, लगातार युद्ध लड़ रहे थे, इन्फेक्शन लगातार बढ़ा हुआ था, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कारण था जिसके कारण सैनिक जो है जाने से मना कर दिए, ठीक है। अतः सिकंदर को अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा, परंतु असफल रहा, और सिकंदर को 325 ईसा पूर्व में व्यास नदी के तट से वापस लौटना पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से सिकंदर जो है यहाँ से वापस लौट गया, दिमाग पे रखिएगा, 325 में, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहीं से क्या होगा कि सिकंदर जो है 19 माह तक भारत में रहा, तथा उन्होंने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया, एक जल सेना और स्थल सेना, ठीक है। जल सेना और स्थल सेना मतलब आप उधर से जाओ हम इधर से जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 सेना में बांटा, एक आपका जल सेना बना और एक आपका स्थल सेना बना। जल सेना को निर्याकस को दे दिया उसने, ठीक है, और स्थल सेना खुद से उसको स्वामित्व किया और आगे बढ़ा अपने साथ में, ठीक है। तो 2 तरीके से याद रखिएगा, जल सेना और स्थल सेना से वापस जाना चालू किया इसने, ठीक है। और आगे देखिएगा,
जल सेना का नेतृत्व निरियाकस ने किया है, निरियाकस के द्वारा, ठीक है। और थल सेना का नेतृत्व स्वयं किया, सिकंदर के द्वारा किया गया, ठीक है। वापस थल भाग से लौटने पर बेबीलोन ईरान में 33 वर्ष की उम्र में, याद रखिएगा जनरली ये 33 वर्ष की उम्र और 32 साल का शासन, ठीक है, 32 साल तक ही शासन किया ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो देखिएगा वर्ष की उम्र में 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपना 323 ईसा पूर्व में ये मृत्यु को प्राप्त करता है, 19 माह तक भारत में रहता है और इस तरीके से सैनिक इसके साथ छोड़ देते हैं। और देखिए सैनिकों के साथ को बढ़ाने के लिए काफ़ी लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है, यानी कि सैनिक जो है हमको सपोर्ट करें। अगर हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि सैनिक इसको सपोर्ट नहीं करते, एक समय था जब सैनिक सपोर्ट नहीं करते, इसका कारण भी था, लेकिन ये करता क्या था, ये हमेशा ऐसे लड़ता था जिससे सभी लोग इसके शामिल हो जाए। मतलब अगर आप किसी धर्म के लिए लड़ाई करवाना चालू कर देना तो लोग सबको ही आ जाते थे इसमें, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि सैनिक यानी ईरान के सैनिक भी इसमें सपोर्ट करने लगे, ठीक है। और छोटे छोटे जो राजा थे, कबीलाएं थे, वो भी इनका, देखिए हम क्या है बड़े महाजनपदों का ही सिर्फ टर्म पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि जन नहीं थे, इस समय जन भी थे, ठीक है। अब जैसे कि छोटे छोटे जनों की बात कर लें तो आपके दिमाग में बात आएगी कि मैंने बताया वज्जी 8 जन का एक समूह था, उसको एक संघ कहते हैं, गणराज्य कहते थे, ठीक है, वज्जी, ठीक है। इस पे लिच्छवी थे, इस पे आपके कोली थे, इसमें ऐसे बहुत सारे वंश थे, कोली वंश, लिच्छवी वंश, तो ये क्या थे, जनपद थे छोटे छोटे, और मिलकर एक महाजनपद बन गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जनपद अभी भी थे, इस समय भी थे, और इसको सिकंदर ने हराकर उनके सैनिकों को शामिल कर लिया अपनी जगह पर, ठीक है। कुछ सैनिक सपोर्ट किए और कुछ सैनिक मारे गए, ठीक है। और इस तरीके से जो है सैनिक, सिकंदर के सैनिकों की वृद्धि हुई थी। और समझिएगा सिकंदर एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक पुरुष था जिसका अलग अलग देशों में युद्ध हुआ, ठीक है, अलग अलग देशों में जाकर। और सिकंदर ऐसा समझिए कि दूसरे के यहाँ जाकर लड़ता था, अपने यहाँ नहीं लड़ता था, और दूसरे के यहाँ जाकर लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। यदि मान लीजिए आपके घर पे आके कोई लड़ रहा है तो वो कमजोर होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके घर में क्या क्या हथियार कहाँ कहाँ छिपाए गए हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ समझिएगा कि सिकंदर उसके बावजूद जो है दूसरे के घर में जाकर लड़ता था, यानी दूसरे के राज्य में घुसकर लड़ता था ये, ठीक है, अपने राज्य में नहीं लड़ा ये। तो सिकंदर एकमात्र ऐसा पुरुष था जिसका युद्ध अलग अलग देशों में हुआ था, ठीक है। और अब देखिएगा इसका जन्म कहाँ हुआ था, मकदूनिया में, ठीक है, मृत्यु बेबीलोन में, और अंतिम संस्कार सिकंदरिया में, ठीक है। तो ये अलग अलग देशों में, याद रखिएगा तीनों, यानी तीनों चीज अलग अलग हुआ है इसका, ठीक है। तो जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार तीनों क्रम याद रखिएगा, ठीक है, कि कहां कहां पर हुआ है। तो ये तीनों क्षेत्र हैं। अब देखिए जीते हुए राज्य को अपने सेनापति सेलुकस निकेटर को सौंप देगा। इसका नाम याद रख लीजिएगा, आगे 4 बार आप इसका नाम सुनेंगे अभी, ठीक है, जब मौर्य काल पढ़ेंगे, क्योंकि ये फिर लड़ाई करेगा, बोलेगा मेरे स्वामी जो है मेरे लिए छोड़ कर गए हैं, कौन सा सपना, विश्व जीतने का सपना, मैं पूरा करूंगा अब आगे, और ये युद्ध करेगा फिर मौर्य काल में आगे, ठीक है। तो सेलुकस निकेटर का नाम याद रखिएगा। और अंततः इससे हारने, ये जब हार जाएगा तो अपनी पुत्री का विवाह कर देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर अशोक आएगा, आगे कहानी आएंगी पूरी की पूरी, लेकिन यहां तक आप बातें याद रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा 2 टाइमलाइन अलग अलग एक टाइमलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा जीते हुए राज्य को अपने सेनापति सेलुकस निकेटर को सौंप दिया, किसने, सिकंदर ने, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं लास्ट। मौर्य काल में अब देखिएगा यूनान का प्रभाव क्या हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा सिकंदर ने भारत में शहर बसाए हैं, एक निकया और एक है बुकास फैला कहा जाता है, ठीक है, बुकास फैला, ये उसके घोड़े का नाम था, बुकास फैला, ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि बुकास फैला, ठीक है, आप चेतक का नाम याद रखते हैं, कंथक का नाम याद रखते हो, वैसे घोड़े का नाम भी आपको 3-4 घोड़े का नाम याद रखना है जो इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, ठीक है। सिकंदर का घोड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो घोड़े के नाम पे याद रखिएगा। बुकास फैला जो है घोड़े का नाम था, और निकया नामक एक शहर बसाया था जिसका मतलब था विजेता, जिसको हमने जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे प्रकार से सिकंदर ने भारत में शहर बसाए थे, ठीक है, निकया और बुकास फैला। अंततः देखिएगा यूनान का प्रभाव अब क्या होता है। अब देखिएगा एक नगर भारत से बाहर सिकंदरिया का निर्माण कर आया था। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में एक कला, गंधार कला का विकास हुआ यूनानी प्रयास के तौर पर, और भारत का एकीकरण हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा, जैसे ही पता चलता है कि सिकंदर जो है, ठीक है, सिकंदर हालांकि मरा नहीं, तो समय घायल हुआ था, तो लोग सोचते हैं मर गया है, ठीक है। और उसके कारण पहले क्या था, देखिए भारत के अंदर का हलचल समझिएगा, भारत के अंदर कितनी बड़ी हलचल हो रही है कि वहाँ पर युद्ध चल रहा है, और वो जीत गया तो हमारी तरफ आएगा,
ये समझ के देखिए कि अगर ऐसा कुछ हो, मतलब बाढ़ आने वाला है और आपके पास दिमाग हो कि 10 मिनट पे हमारे तक पहुंच जाने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि अगर आपके दिमाग में क्या हलचलें चलती रहेंगी तो आप दूसरों से बात करना चालू कर देंगे, क्या आपके घर में लाइट कट गया है, मेरे यहाँ भी लाइट कटा हुआ है। इस तरीके की बात आ जाती है ना, जब हमारे यहाँ कटता है तो हम पूछते हैं बगल वाले का भी, हाँ क्या होता है। तो ये चीज़ था एकीकरण का, ठीक है। मतलब अब लोग जो है एक दूसरे से बात करना चालू कर दिए कि अरे सपोर्ट करेंगे, मिल के लड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन एक सबसे बड़ी घटना कि वो अभी बीमार हुआ था, केवल मरा नहीं था, और जब पता चलता है वो ठीक है तो फिर इनकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि अभी पहले देखिए, अभी तक क्या था कि वो आ रहा है, जैसे ही पोरस को हराएगा आगे बढ़ेगा और बाकी लोग को हराएगा, ठीक है। और बाकी लोग को हराएगा मतलब अब आपके पास तिल मिलाने का एक वो था, एकीकरण होने की जो संभावना थी बहुत ज़्यादा जोर में थी, ठीक है। लेकिन अब समझिएगा कि पता चलता है कि सिकंदर मर गया है, एक्चुअली मर गया, ठीक है। तो फिर इनके पीछे फिर लड़ाई चालू, ठीक है, क्योंकि अब बाढ़ नहीं आएगा, मतलब अब जो है ऐसी स्थिति थी कि अब फिर से दिक्कत होगा और फिर युद्ध इधर से बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन एकीकरण करने का जो स्वभाव दिया वो सिकंदर ने यहाँ पर दे दिया था कि हम जो है एकीकरण के तरीके से अगर लड़ते हैं किसी बाहर वाले लोगों से तो हम जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बात है, याद रखिएगा कि सिकंदर के आक्रमण के कारण भारत का एकीकरण होने का जो स्वभाव है वो बढ़ा था। यानी यहीं से शुरुआत हुई थी पहली बार कि जनपद महाजनपद जो है अब साथ लड़ने की बात करना चालू कर दिए थे, वरना इससे पहले कभी कोई साथ नहीं देता था किसी का भी, ठीक है। एक दूसरे को लड़ते थे और उसका राज्य छीनते थे और मार दिया करते थे, यही चल रहा था भारत के अंदर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिएगा, लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक जिसपे हम लोग यहां पर याद रखेंगे केवल इन 3 बिंदुओं को कि सिकंदर के साथ आए भारत के 3 विद्वान थे, निर्याकस, अरिस्टोबुलस और आनेसिक्रेटस। यहां पर याद रखिएगा आनेसिक्रेटस। आनेसिक्रेटस, ठीक है, आनेसिक्रेटस, ठीक है। ये पहले भी आपने पढ़ लिया है, मुझे लगता है पहले दिन मैंने इसको पढ़ाया था, ठीक है। तो सिकंदर के साथ 3 आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि बहुत सारी बातें अब आपको सुनने को मिलेगा क्योंकि गंधार शैली का यूनान के कारण ही डेवलप हुआ था, गंधार शैली आई थी, और यही कारण है कि बौद्ध धर्म को गंधार शैली का एक महत्व समझ में आया और धीरे धीरे जो है मूर्ति कला का एक नया निर्माण चालू हुआ था गंधार शैली में, ठीक है। आपने देखा होगा यूनान के जो जितने राजा होते हैं या देवता होते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा ज्यूस, ठीक है, ज्यूस, ठीक है। उसी प्रकार जितने भी देवता है, जल के देवता, अग्नि के देवता, वहाँ भी पूरे देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो देवताओं की क्या है, मूर्ति है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्टैचू बनाई जाती है, ठीक है। आपने सुना होगा एटलस का नाम सुना है आप लोगों ने, साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति जो कि कंधे पर पूरा विश्व को लेकर बैठा हुआ रहता है, हाँ, ठीक है, सुना होगा। ये भी यूनान की ही एक देन है जिसने बताया है कि किस तरीके से पूरे पृथ्वी को उठा के रखा गया है वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है सभी वहाँ के देवता हैं, एटलस, ठीक है। तो उनके द्वारा अब समझिएगा कि सभी लोगों ने क्या किया है, देवताओं को मूर्ति के तौर पर कन्वर्ट किया वहाँ पर, और यही चीज़ हमारे पास धीरे धीरे आया इधर, ठीक है। वरना बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे धर्म जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है। और धीरे धीरे हमारे यहाँ मूर्ति पूजा प्रारंभ हो जाता है इधर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था आपका यूनानी आक्रमण, यानी दोनों आक्रमण के तौर पर, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मौर्य काल को, ठीक है। हाँ हाँ, क्या बोलिए बोलिए। हाँ, ये नहीं 325 से तो वापस जाना चालू हो गए थे, ठीक है। तो 323 से 324 के बीच में हुआ था ये, हाँ हाँ। तो ये उल्टा है ना, मतलब आप उल्टा पढ़ेंगे इसको, देखिए 325 है, ये आने का हो गया, ठीक है। 323 है, ये जाने का हो गया, ठीक है। और इस तरीके से ये यहाँ पर 326 से निकला था, समझिएगा 326 से, और 26 में 1 साल जो है बाहर रह गया, ठीक है। इस तरीके से 3 साल लग गए इसको यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। हाँ 24 के समय में, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ तक और कोई क्वेश्चन एक बार क्लियर कर लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो फिर मौर्य काल के बारे में बात करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं, समझ में आ गई सारी बातें, समझ में आ गई क्वेश्चन कैसे बनेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं क्योंकि आज की कहानी आप सुनेंगे और क्वेश्चन बहुत सरल होगा। आज जितने क्वेश्चन बनाएंगे सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा यही 1 महीने 2 महीने के बाद क्वेश्चन कठिन होने लगेंगे अपने आप, ठीक है।
तो इस कहानी को, वीडियो को चाहे जब चाहे आप देख सकते हैं, जब चाहे सब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बशर्ते कि आपको उस चीज़ को तैयार रखना है, दिमाग पर याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसको जैसे आप बचपन में सुने कहानी जैसे याद रखते हैं वैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा कि झेलम और व्यास नदी का कहानी क्या क्या था। झेलम अलग टाइम पे है और व्यास अलग टाइम पर है, ठीक है। व्यास से वापस लौटता है, झेलम के पास युद्ध होता है, ठीक है। इस तरीके से छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा। उसने 2 शहर बसाए थे, निकया और बुकाफेलस, बुकाफेलस, ठीक है। घोड़े का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। एकदम हुबहू नाम नहीं मिलेगा आपको, जैसे आप सोचेंगे कि बुकाफेलस या बुकासेलस ऐसा नाम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अलग अलग नाम मिलेगा, लेकिन आपको बुकाफेलस को याद रख लेना है, घोड़े का नाम था, ठीक है। तो इस तरीके से, हालांकि उसने 3 सिटी बसाई थी, ठीक है। एक था बाहर थोड़ा सा, यानी भारत से बाहर था, तो 2 भारत के अंदर याद रखिएगा, निकया और बुकाफेलस, और एक भारत के बाहर है सिकंदरिया, ठीक है, याद रखिएगा। बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है, और याद रखिएगा ऐसा शासक जिसका जन्म अलग, मृत्यु अलग और अंतिम संस्कार अलग, ठीक है। ये 3 पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसके तीनों क्षेत्र अलग अलग रहे हैं, जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार, तो सिकंदर का नाम याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, सेनापति बहुत सारे थे इसके, मैं आपको बता रहा हूँ, सेनापति कम से कम 7 से 8 थे, ठीक है। ये सिर्फ मेरी जानकारी के अनुसार, हो सकता है 25-30 भी हो सकते हैं, क्योंकि सैनिकों को संभालने के लिए सेनापति की जरूरत होती है। और सेनापति का मतलब समझिए, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सेनापति केवल एक नहीं होता। आपके दिमाग में अगर एक बैठा हुआ है तो मैं उसको समझा देता हूँ, देखिएगा कि रेजिमेंट जो होते हैं ना, वो संख्याओं में होते हैं। जैसे 100 का संख्या होगा तो इसका एक सेनापति होगा, कोई 500 का होगा तो उसका एक सेनापति होगा, ठीक है। तो सभी के अपने अपने एक सेनापति होते हैं, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ सीआरपीएफ, इतने सारे सीआरपीएफ कैंप है, ठीक है। 73 बटालियन, 76 बटालियन, 75 बटालियन, 7 बटालियन, 8 बटालियन, इसी तरह के नंबर हैं। सबके सेनापति तो होंगे, ठीक है। तो जनरल, जितने भी जनरल होते हैं सभी होते हैं, तो वो सेनापति के तौर पर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से सेनापति की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मुख्य सेनापति के तौर पर ही सेल्यूकस निकेटर का नाम आता है, याद रखिएगा। सेल्यूकस निकेटर ही है जो आगे जाकर कहानी आगे बदलेगा पूरे इतिहास का, ठीक है। और निर्याकस को उसने दे दिया जल सेना को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है। और ये जो लोग हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जो इसके साथ भारत के आए थे सिकंदर के साथ, ठीक है, ठीक है। नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, अरिस्टोबुलस और आर्नेसिक्रेटस, निर्याकस, अरिस्टोबुलस और आर्नेसिक्रेटस। इसको कम से कम, जैसे आप भजन रटते हैं ना, थोड़ा सा अपने मुंह पर लाना है आपको इस बात को, ठीक है, बार बार बोल कर लाना है, तो याद आ जाएगा ये बात, ठीक है।